सभी को प्रणाम। ठीक है बेटा, शुरू करें। चलिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बेटा पहला लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं, देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो वर्ड से बना है, एक स्ट्रैटेजी और एक मैनेजमेंट। तो जहां तक मुझे लगता है बेटा, मैनेजमेंट तो तुम लोगों ने बच्चों में पढ़ा था, याद करो क्या था 12th स्टैंडर्ड में। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। सही बोला क्या मैंने? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट का मतलब दूसरों से काम करवाने की कला है। और स्ट्रैटेजी मतलब क्या है बेटा? स्ट्रैटेजी तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता है? रणनीति। अगर हम दो इसका संधि विच्छेद करें, रण की नीति, युद्ध की नीति, तो अपन अभी क्यों पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? ये युद्ध है क्या? अपन तो क्लासरूम में बैठे हैं, बढ़िया ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, कोई युद्ध बुद्ध तो है ही नहीं। तो अपन ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे जनरल तौर पे मैं पूछना चाह रहा हूं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, रणनीति, युद्ध नीति, किसी को मारना बचना, और ऐसा सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? युद्ध तो नहीं है आज की तारीख में कुछ कि है युद्ध है कि कोई है, वॉर है क्या कुछ अभी? यस सर, वॉर है। ये कॉर्पोरेट वॉर है। यहां पर हर कंपनी दूसरी कंपनी का गला काटने के लिए तैयार है। तो सर मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आया हूं, मेरे को कहां इस लफड़े में ले रहे हो आप? मेरे को तो किसी का खून भी नहीं करना है, कोई युद्ध वुद्ध भी नहीं करना है। पर बेटा, जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर किसी फर्म की कंसल्टेंसी करोगे, तो उस फर्म की कंसल्टेंसी करते समय जो प्रॉब्लम फर्म को आएगी, वो प्रॉब्लम तुमको हैंडल करना पड़ेगी। इसलिए तुम पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जितना मेरा तजुर्बा बोलता है, लगभग 19 साल हो गए मुझे, लगभग 19-20 साल इस चैप्टर को, सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। तो ये सब्जेक्ट क्यों इनकॉर्पोरेट करा है बेटा, इसको समझो तुम। देखो, जैसे मैं एमबीए हूं, तो हम लोगों ने तो एमबीए में इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई में पढ़ा। जो तुम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो हमारे लिए पूरा सिलेबस था। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लगा कि यार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, खूब लड़ना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, हर कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कैसे करें क्या करें। तो इंस्टीट्यूट ने इस सब्जेक्ट को तुम्हारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करा। इसका फायदा ये होगा बेटा कि ऑडिट, इनकम टैक्स, एफएम, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता ही है। पर जब तुम ये सब्जेक्ट पढ़ोगे और तुम जब फाइनल में जाओगे, तो सब्जेक्ट आएगा एसएफएम, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रुप 2 का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रुप 2 का ही सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दोनों मिलकर बनेगा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो तुम सीए फाइनल में पढ़ोगे, जिससे तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी एक एमबीए का काम कर पाओगे। तो हम जब भी कोई जीवन में चीज पढ़े बेटा, तो वाय होना बहुत जरूरी है। तो क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सीए के साथ हम एमबीए का भी काम कर सकें, हम मैनेजमेंट का भी काम कर सकें, और इससे हम ऑर्गेनाइजेशन को न केवल ऑडिट, एफएम, टैक्स में मदद करें, कि स्ट्रेटेजीज में भी मदद करें। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, इसमें तुमको आनंद आना शुरू हो जाएगा, जो कि 100% है। तो तुम आगे जाके स्पेशलाइजेशन भी इसी सब्जेक्ट के अंदर करोगे सीए बनने के बाद। तो सुपर स्पेशलाइजेशन में मैनेजमेंट की डिग्री तुमको अपलिफ्ट करेगी, अगर तुम इसमें करियर बनाना चाहो तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा रुपया है बेटा। तो रुपया कमाने के लिए तो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही कोई पैसा नहीं बनाता जब इतना हार्डकोर कंपटीशन होता है। बोलो, तो क्या तुम्हारे पास में ठोस कारण है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का? यस, क्या कारण है? पहला कारण बोल के बताओ। पहला कारण क्या कारण बोला मैंने? सर पैसा कमाना। नहीं, ये तो मैंने तीसरा बोला। पहला क्या था? पहला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो सीए का काम, एमबीए का काम, दोनों काम आप ही कर लोगे। दूसरा क्या था? अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देना, जब वो आएंगे उनकी प्रॉब्लम्स होगी तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जानते होगे, तो रणनीतियां बनाकर उनको बताओगे। और तीसरा, ऑब्वियस सी बात है भैया, पैसा तो कमाना होगा। इस कंपटीशन में पैसा वही कमा सकता है, ग्रोथ वही कर सकता है जो स्ट्रैटेजीज बनाना जानता हो। मुझे बताओ, कहां स्ट्रैटेजी नहीं है यार? छोटा सा मेरा बेटा, मुझे याद आता है जब उसको कोई जिद पूरी करनी पड़ती थी, तो वो जमीन पर लौटने लग जाता था मेहमानों के सामने। मतलब उसने तो कभी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, पर उसको पता था कि पापा से काम करवाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। तो छोटे से अबोध बालक को भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है। पॉर्क्यूपाइन नाम के एक जानवर को देखा है आपने? पॉर्क्यूपाइन, जब भी कोई उस पर अटैक करने आता है तो वो अपने कांटे सब खोल देता है ताकि कोई उस पर अटैक ना कर सके। उसमें भी स्ट्रैटेजी है। कहां स्ट्रैटेजी नहीं है आप बताओ? लड़का जब लड़की से पहली मुलाकात करता है, खूब इंप्रेशन मारने के लिए बहुत अच्छा बिहेव करने की कोशिश करता है, उसके लिए टेबल के सामने चेयर खींचता है, उसको बिठाता है, कॉफी ऑफर करता है। क्या इसमें भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है?
Isn't he trying to give a very good first impression to the other person? Yes. तो हर जगह जब ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हो दोस्तों, जब गोल्स बहुत बड़े हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, एनवायरमेंट बहुत हॉस्टाइल हो, तब हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं उस गोल को पाने के लिए, एंड दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला वापस से सुनना, फिर मैं कुछ बढ़िया केसेस तुमको बताऊंगा। आज का फर्स्ट लेक्चर ओरिएंटेशन है, लाइव लेक्चर्स और फेस टू फेस के अलावा वर्चुअल लेक्चर्स वाले बच्चों, आज हम सबसे पहले देख रहे हैं इस सब्जेक्ट से दोस्ती हो जाए, मजा आए पढ़ने में, फिर उसके बाद हम कंटेंट अगले एपिसोड से शुरू करेंगे। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा हमको समझ में आ गया, और इस सब्जेक्ट को कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोरिलेट करने के पहले मैं कुछ बेसिक तुमको परिभाषा देता हूं, ध्यान से सुनना। नोट्स वगैरह में सब लिखा हुआ है, अभी सिर्फ सुनो। मैंने बोला जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत बड़ा हो, जब एनवायरमेंट बहुत हॉस्टाइल हो, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तब एग्जिस्टिंग पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन पर जाना है, तो बीच के रास्ते को जो हम ट्रैवल करते हैं उसको छोटा करने का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैंने क्या बोला, जब एनवायरमेंट कैसा हो बोल के बताओ, हॉस्टाइल हो, जब ऑब्जेक्टिव कैसे हो बोल के बताओ, बहुत बड़े हो, जब गोल्स कैसे हो, सुपर ऑर्डिनेट हो, और हमारे पास रिसोर्सेस कैसे हो, बहुत लिमिटेड हो, और ऐसे में हमको वो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वहां से डिजायर्ड पोजीशन पे जाना है, तो फिर रास्ता जो हम ट्रैवल करते हैं उस रास्ते का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन भी बहुत आसानी से बन जाएगी। When the goals are very big, goals and the objectives are very big, when the resources are limited, environment is hostile, then this is a means to an end। तो ये एक साधन है जिससे तुम वहां तक पहुंच सकते हो, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मंजूर है? तो ठीक है सर, मैं समझ गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग पोजीशन और डिजायर्ड पोजीशन के बीच में गैप को फिल करने का नाम है, गोल्स अचीव करने का नाम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो हिम्मत नहीं हारना है, और एनवायरमेंट भी हॉस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक टूल है जिस टूल का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोलो मंजूर है? 50 नंबर का विषय है बेटा, पर जबरदस्त है। और मतलब मैं जितना भी जीवन में मैंने ट्रैवल किया है, उस रास्ते को मैंने ट्रैवल करते समय इस सब्जेक्ट की बहुत मदद ली है, नहीं तो आई वुड नॉट हैव बीन वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। तो आओ देखते हैं कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आइए ध्यान दें बेटा, हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजीज, दुनिया की सारी रणनीतियां जो अलग अलग है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, अमूल, सैमसंग, गूगल, फिर उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान साहब, फिर आपको मिलेंगे पेज एंड ब्रेन, फिर मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल, होंडा, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन, बाबा रामदेव, पतंजलि। बाबा रामदेव पतंजलि, बाबा को कमजोर मत समझना, बाबा नागा बाबा थे, हिमालय पर निर्वस्त्र घूमते थे बेटा। आज बाबा रामदेव की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 10,000 करोड़ रुपया बाबा रामदेव। कैसे एक नाबा बाबा 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाते हैं योग से, और बालकृष्ण आचार्य जी उनके पार्टनर जिनके साथ मिलकर वो काम करते हैं, वो सब अपन देखेंगे। और बाबा रामदेव ने तो गजब ही काम कर दिया। अभी तक तो समझते थे अपन की घी बनाएंगे बाबा, टूथपेस्ट बनाएंगे बाबा, क्रीम बनाएंगे बाबा, सब बनाएंगे बाबा। अब बाबा जीन्स में भी उतर गए, और जीन्स भी कोई मामूली जीन्स नहीं। ये तुम कैसी जीन्स पहनते, ये स्ट्राइप्ड जीन्स, टेदर्ड जीन्स, फटी हुई जीन्स। बाबा रामदेव लेकर आए हैं संस्कारी जीन्स। क्या नाम है बाबा रामदेव की जीन्स का? संस्कारी जीन्स। तुमने पूरा कल्चर खराब कर दिया यूथ, तुमने पूरा कल्चर खराब कर दिया। जीन्स कौन यूज करते थे? अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान जो वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले, उनके कपड़े बहुत फटते थे, तो उन्होंने बोला एक काम करो, मोटा कपड़ा यूज करेंगे जिसका नाम है जीन्स। और जीन्स ऐसे फैशन में चली गई कि पूरे दुनिया में लोग जीन्स यूज करने, पर बाबा रामदेव ने बोला नहीं, इससे संस्कृति खराब हो रही है, तुम्हारा घुटना दिखता, थाई दिखता, अच्छा नहीं लगता बेटा। इसलिए बाबा रामदेव संस्कारी जीन्स लेकर आ रहे हैं। क्या है ये? भी बाबा रामदेव की स्ट्रैटेजी है, जिससे जहां वो है एग्जिस्टिंग पोजीशन और जहां वो पहुंचना चाहते हैं डिजायर्ड कंडीशन, उसको गैप को फिल कर रहे हैं। एनवायरमेंट बाबा रामदेव के लिए हॉस्टाइल है। बाबा रामदेव को लगता है कि इस एरिया में उनके रिसोर्सेस कम है, पर बाबा रामदेव बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आया? और देखते हैं, एक झलक दिखा रहा हूं, फिर डिटेल में बात करेंगे। टाटा एयर एशिया के साथ कोलैबोरेट करता है, एयरलाइंस में एंटर करता है। पेज और ब्रेन गूगल के, अब गूगल नहीं रहा, गूगल बन चुका है अल्फाबेट, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अल्फाबेट का बच्चा है गूगल। गूगल को संभालता है हमारे IITian
सुंदर पिचई। कैसे ये लोग स्ट्रैटेजीज बना, अन्ना हजारे की स्ट्रैटेजी क्या थी, सोनी क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। नैनो बुरी तरह से फेल हुई, पर दोस्तों नैनो ने अभी नैनो को रीलॉन्च करा, नैनो पिक्सल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो एक सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। नैनो ऐसे फेल है पूरी तरह से प्रोडक्ट, पर टाटा को देखो बिजनेस करना आता है, धंधा करना आता है। टाटा का 26/11 आतंकवादी हमला आपको याद है। टाटा का 26/11 आतंकवादी हमला मुंबई में जो ताज होटल पे हुआ, टाटा की जो होटल है उसको उन्होंने हमले के बाद में कन्वर्ट कर दिया हेरिटेज होटल में। तब कॉफी बिकती थी 500 रुपए की, आज जहां पर हमला हुआ है उस कैफे में जाके कॉफी पीना है तो 5,000 की मिलेगी। भाई देखो, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट वीकनेस टू स्ट्रेंथ। आप कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में कन्वर्ट करते हो। एनवायरमेंट अनफ्रेंडली होता है, ऑब्जेक्टिव बड़े होते हैं, तो भी आप अचीव करते हो उसको। रास्ते का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आया बेटा, फील लेना है। आज फर्स्ट लेक्चर है, फील लेना है। ऐसा अंदर से आनंद आना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या स्ट्रैटेजी बनाता है। क्यों एसबीआई आज की तारीख में स्मॉल कैप फंड एसबीआई का द मोस्ट एडोरेबल फंड है म्यूचुअल फंड में, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। नीचे देखो आपको वॉलमार्ट दिख रहा है, रोल्स रॉयस दिख रही है, विंटेज गाड़ियां पुराने जमाने की, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी। रोल्स रॉयस खरीदने के लिए मल्लिका शेरावत पहुंच गई, मल्लिका शेरावत को भगा दिया, बोले आपको रोल्स रॉयस नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की स्ट्रैटेजी नहीं कि आप जैसी महिला को हम रोल्स रॉयस बेचे। हम तो बेचते हैं जिनके पास पैसा हो, पैसा तो आपके पास में भी है, पर जिनकी इज्जत हो बाजार के अंदर, जिनका रेपुटेशन हो। एमएफ हुसैन के पास रोल्स रॉयस है, पर उन्होंने रोल्स रॉयस गाड़ी मल्लिका शेरावत को नहीं बेची। कंपनी का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, गोल बड़ा, ऑब्जेक्टिव्स बड़े, रिसोर्सेस कम भी हो तो भी सिलेक्टिव कस्टमर्स को चूज करके उस तक पहुंचने का नाम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना बेटा। वॉलमार्ट कैसे काम करता है, ओसामा बिन लादेन कैसे भूल सकते हैं, पेशे से सिविल इंजीनियर है ओसामा बिन लादेन। कैसे एक सिविल इंजीनियर पूरी अमेरिका को परेशान कर देता है, पानी पानी कर देता है, और कैसे वो पूरी अमेरिका में नाक में दम करके रख देता है, उसकी भी कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज होगी, वो डिस्कस करेंगे। बजाज स्कूटर दिख रहा है आपको पास में, बजाज स्कूटर की क्या स्ट्रेटेजी थी, धीरूभाई अंबानी की क्या स्ट्रेटेजी थी, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स क्या करता है, फिर उसके अलावा नारायण मूर्ति, नंबर ऑफ थिंग्स। मुझे बताओ यार, आज का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बेटा, जिंदा ही नहीं रह सकते ना जब तक कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम ना अडॉप्ट करें। एनवायरमेंट इतना हॉस्टाइल है। मंजूर है? तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुमको समझ में आ गया। वाई हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। मेरा वाई मजबूत होना चाहिए कि प्रेरक त्रिवेदी तुम टीचर क्यों हो, तो मेरा वाई के पीछे रीजन अगर स्ट्रांग है कि मुझे तो मजा बच्चों के साथ में ही आता है, मुझे तो एक्सप्रेशन में मजा आता है, बच्चा अपलिफ्ट हुआ तो मैं अपलिफ्ट हुआ, इसलिए मैं टीचर हूं, मेरा वाई स्ट्रांग है, तो 20 साल से मैं टिका हूं, आगे भी टिका रहूंगा आपकी दुआओं से। परंतु अगर वाई कमजोर हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसलिए तुम वाई तैयार करो। तुम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हो? अगर 50 नंबर को पाने के लिए पढ़ रहे हो बेटा तो मत पढ़ो यार, वो तो मैं आईएमपी मार्क करवा दूंगा तुमको, ऐसे ही तुम पास हो जाओगे। पर तुम सही में चाहते हो कि ये सब्जेक्ट तुम्हारी धमनियों में रक्त की तरह बहे। जब तुम 10 लोगों के बीच में खड़े रहो तो तुम कंपनी की स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई कर सको, घर में कोई बिजनेस नीचे जा रहा हो उसको अपलिफ्ट कर सको, कहीं पर तुम अपने से बड़े लोगों के बीच में बैठकर बुद्धिमत्ता की बात कर सको, तुम एनालिटिकली सोच सको, तो समझो ये सब्जेक्ट पढ़ने का कारण बनता है। मंजूर बेटा? चलो शुरुआत करते हैं। सर मैं पावर में आ गया हूं आपको देखकर, अब बताओ कहां से शुरू करें। आओ शुरू करते हैं। तुम्हारी डार्लिंग कंपनी Xiaomi MI मोबाइल फोन्स, क्या ये बहुत धांसू मोबाइल है क्या बेटा Xiaomi का? हाँ, बहुत जबरदस्त मोबाइल है क्या? तो हम कहते हैं फ्लिपकार्ट में जब MI के मोबाइल्स की लॉन्चिंग हुई तो उस समय पहली बार फ्लिपकार्ट का साइट क्रैश हो गया। इतने लोगों ने MI मोबाइल फोन्स ऑर्डर करे, और आपका Redmi 6 जो इसका मोबाइल का लार्जेस्ट सेलिंग मोबाइल रहा है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 बिलियन मोबाइल्स उन्होंने बेचे। कैसे बेचे यार, जब मार्केट में सैमसंग इतना तगड़ा बैठा हुआ है, जब वीवो और ओप्पो ने हर जगह क्रांति मचा के रखी हुई है, जहां देखो साला हरे रंग से वीवो और नीले रंग से ओप्पो की अपोजिट। ऐसा ही है ना, हर जगह सब नीला और हरा पुता हुआ है पूरे शहर में,
पहले सैमसंग लीड कर, अच्छा किसी जमाने में, हमारे जमाने में नोकिया लीड करता था, नोकिया खत्म हो गया, उस समय ब्लैकबेरी आ गया, ब्लैकबेरी ने लीड करा, फिर एप्पल ने लीड करा, एप्पल आज भी लीड करता है। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में आते हैं, दुनिया के कई देशों को मिला दो और उनका जीडीपी इतना नहीं होता है जितना एप्पल का रेवेन्यू होता है। एप्पल की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे एप्पल ने वो करा, हम डिस्कस करेंगे। फिर एप्पल गया, एप्पल तो अभी भी है, सैमसंग आया, कोरियन कंपनी, सैमसंग ने वर्चस्व का बिल्कुल लोहा मनवाया, तब तक ओप्पो और वीवो आ गए। सैमसंग का फेल होना और ओप्पो और वीवो का सक्सेसफुल होने के पीछे एक बड़ा रीजन है बेटा। ओप्पो, सैमसंग फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए के मोबाइल पर 500 रुपए का कमीशन देता था। चाइना का बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके 3 बच्चे हैं, एक का नाम है ओप्पो, एक का नाम है वीवो, एक का नाम है वन प्लस, उसने बोला भैया जो मेरा डीलर है वो डीलर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, बोले सैमसंग बेच रहा है। क्यों, बोले सैमसंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा बच्चा छोड़, तेरे को कितने पैसे मिलते हैं, मेरे को 500 रुपए मिलते हैं साहब 10,000 के मोबाइल पे। चलो एक काम करो, मैं 10,000 के मोबाइल पर आपको 2,000 रुपए देता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो डीलर ने बोला मजा आ जाएगा सर, वो मेरा प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। अब तेरे को कस्टमर कोई आए तो उसको बोलना है देखिए सैमसंग का मोबाइल है और ये सैमसंग के मोबाइल में ये सब प्रॉब्लम आता है, हैंग वैंग होता है, ये होता, मैं ओप्पो और वीवो इस्तेमाल करता, बोलो ओप्पो और वीवो, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। जबकि कोई रीजन नहीं था, उसको बढ़िया पैसा मिल रहा था, 2,000 रुपए का कमीशन, 10,000 रुपए पर उसने सैमसंग को दरकिनार करके ओप्पो वोवो को बेचना शुरू करा। ओप्पो वीवो ने हर जगह मार्केटिंग भयंकर करी, दीपिका पदुकोण को ले आया, वन प्लस अमिताभ बच्चन को ले आया, आमिर खान आ गया, रणबीर कपूर आ गया, जहां देखो सारी फिल्म इंडस्ट्री तो जो है वो ओप्पो वीवो बेच रही है। तो अपने को लगा यार डीलर भी सही बोल रहा था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे दोस्तों ने भी खरीद के रखा है, मेरे को दिखता भी हर जगह ग्रीन और ब्लू में ओप्पो और वीवो है, तो मुझे ले लेना चाहिए। बस ओप्पो और वीवो ने मार्केट में एंट्री मारी। अब इतने सेचुरेटेड मार्केट में भी बेटा मुझे बताओ, एक चाइना की कंपनी और बैठे बैठे देख रही थी कि यार ये साला माजरा क्या चल रहा है। उसने बोला यार एप्पल गया, एप्पल तो था तब भी, ब्लैकबेरी गया, ब्लैकबेरी गया, नोकिया गया, सैमसंग गया, ओप्पो और वीवो भी यार जाएगा। एवरीथिंग विच गोज अप हैज टू कम डाउन, न्यूटन का लॉ है ये तो, हर चीज जो ऊपर आती है उसको नीचे आना पड़ेगा। साला अपन कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ कि ओप्पो और वीवो ने भी नहीं सोचा होगा वो करेंगे। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, खूब सोचा और एक स्ट्रैटेजी बन गई। उस स्ट्रैटेजी का नाम है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ Xiaomi, विच मेड इट वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड। और उस स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी का नाम है हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी का नाम है बेटा, हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, भूख पैदा कर दो लोगों के अंदर, भूख पैदा कर दो। भूख कैसे पैदा करेंगे, भूख कैसे पैदा करेंगे भाई, कैसे पैदा करेंगे, मैं बहुत अच्छा मोबाइल दूंगा तुमको, ओप्पो वीवो 10,000 का पड़ता है और उसको डीलर बेचता है और डीलर 2,000 का कमीशन रखता है, उसको भी मलाई दिखती है, वो बेचता है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ये 6,000 में मोबाइल दे देता हूं और मैं सीधे आपको बेचूंगा। मेरा नाम Xiaomi है, मुझे प्यार से MI भी बोल सकते हो आप, है ना, MI बोलो, Xiaomi बोलो। मैं सेचुरेटेड मार्केट में घुसने की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और मैं ऑनलाइन तुमको बेचूंगा, फ्लिपकार्ट से बेचूंगा, कहीं ये नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट पर ही मिलेगा। और आज की जनरेशन तो दिन भर ऑनलाइन है भैया, मोबाइल पर ही है। ऐसे तो अपन पापा की बात का जवाब नहीं देते, पर मोबाइल पर अगर कुछ पूछे तो फट से बोल देते हैं बेटा। इतना हम ऑनलाइन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी मैं फेसबुक पर ऑनलाइन जाता हूं मुझे सब बच्चे ऑनलाइन ही दिखते हैं, हाय हेलो बोलते बोलते ही मैं घबरा जाता हूं तो फटाफट क्विट करता हूं। व्हाट्सएप पर मुझे बहुत बच्चे ऑनलाइन दिखते हैं, उन्होंने बोला यार बच्चों से ही कमाएंगे, ये ऑनलाइन बैठे रहते ना, एक काम करो फ्लिपकार्ट पर अपने आप को लॉन्च कर दो। और फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करा, बहुत अच्छा मोबाइल, बढ़िया प्राइस में, 6,000 रुपए में मोबाइल, रेडमी 6 प्रो, और लॉन्च कर दिया। बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन हटा दिया, तुम तक सीधे पहुंचा। ओवो और ओप्पो का मार्केट भी खत्म करके मार्केट में लीड करा, और देखो क्या मार्केट शेयर पर आ गया। अरे भाई किस मार्केट शेयर पर आ गया वो अपन देखें, आ जाओ। तो बेटा प्रस्तुत है आपके सामने बाजार हिस्सेदारी में सबकी बैंड बजाने वाला Xiaomi। Xiaomi का मार्केट शेयर कितना दिख रहा है दोस्तों, Xiaomi का मार्केट शेयर 28% बराबर है। फिर इसके बाद सैमसंग 25%, राइट।
देन वीवो 11% गया, ओप्पो 8% गया, रियलमी 9%, अदर्स 19%। बहुत चतुराई से इन्होंने मार्केट को टैप करने की प्लानिंग कर ली। क्या स्ट्रैटेजी थी बेटा इनकी? उस स्ट्रैटेजी का नाम है हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हंगर मार्केटिंग क्या होता है सुनना बेटा। मैं कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा पर बहुत कम समय के लिए लॉन्च करूंगा और तुमको बोलूंगा कि तुमको लेना है तो ले लो, और मेरे पास होगा ना तो भी मैं उस प्रोडक्ट को बोल दूंगा सोल्ड आउट। तो तुम में एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और यार मेरे को लेना था यार, ये मोबाइल इतना सस्ता था मुझे लेना था, पर वो तो खत्म हो चुका। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब तुम अगर गौर फरमाओ, ये रेडमी 6 से मोबाइल 5999 का, और स्ट्रैटेजी को चेक करो बेटा, हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। द इलेक्ट्रॉनिक एंड द सॉफ्टवेयर कंपनी अपील्स टू द इमोशनल नीड। इमोशनल, मेरे को लेना था यार, तेरे पास है क्या? मेरे पास है, मैं तो ले लिया। फ्लिपकार्ट पे गया था पर वो साइट क्रैश हो गई, इतने ऑर्डर्स आए, अरे यार आई मिस्ड इट यार, सो सैड यार, अब कब आएगा? अब देखो कब आता है। ये तुम्हारे अंदर तड़प पैदा कर दी मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए, मेरे पास ढेर है पर मुझे अभी बेचना ही नहीं ना। तुम तड़प तड़प जाओगे, उसके बाद मैं तुमको बेचूंगा। ये मत समझो कि मैं प्राइस बढ़ा के बेचूंगा, प्राइस मैं तुमको वही दूंगा, पर तुमको इंतजार करवाऊंगा। आई विल मेक यू हंग्री फॉर माय प्रोडक्ट। मैं तुमको अपने प्रोडक्ट के लिए भूखा बना के छोड़ूंगा। तो बेटा अपन ने Xiaomi की स्ट्रैटेजी समझी है ना। अच्छा, अब जो Xiaomi की स्ट्रैटेजी समझी, अब थोड़ा सा कंटेंट पर आ जाते हैं। हमारा पहला चैप्टर बेटा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब देखें तो सही, Xiaomi ने जो करा वो हमारे कंटेंट से मैच भी करता है कि नहीं करता है, या फिर केवल अपन ख्याली पुकाव पला रहे हैं ये Xiaomi का। अब एक बार जरा देखो बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिन्होंने दी उनका नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर साहब ने क्या बोला, आप जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। पीटर ड्रकर साहब ने बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स। सर ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा, नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, ये कोई ट्रिक्स नहीं है। उन्होंने बोला इट इज नॉट अ बंडल ऑफ टेक्निक, ये कोई टेक्निक भी नहीं है। मैंने कहा साहब Xiaomi ने ट्रिक यूज करी, बोले ट्रिक नहीं है। मैंने कहा Xiaomi ने टेक्निक यूज करी, बोले सर टेक्निक भी नहीं है। तो मैं परेशान हो गया कि MI अर्थात Xiaomi ने क्या करा। बोले सर ये एनालिटिकल थिंकिंग है और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस टू द एक्शन है। तो बस ये चार बातें बेटा अच्छे से याद रखो। वापस रिपीट करता हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो चीजें नहीं है और दो चीजें हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, ये ट्रिक्स नहीं है। सर क्यों ट्रिक्स नहीं? यार इतने बड़े सब्जेक्ट को, इतनी बढ़िया सोच को तुम ट्रिक का नाम मत दो। दूसरा, ये बंडल ऑफ टेक्निक भी नहीं है, ये तकनीक का बंडल भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? इट इज एन एनालिटिकल थिंकिंग। सर मैं समझता नहीं सर, एनालिटिकल थिंकिंग क्या होता सर? मैं नहीं समझता। बेटा जब आप किसी चीज के प्लस और किसी चीज के माइनस को इवैल्यूएट करने की योग्यता विकसित कर लेते हो, तो फिर मेरी नजर में आपका दिमाग एनालिटिकली सोचना शुरू कर देता है। एनालिटिकल थिंकिंग इज, वर्ड पे ध्यान देना बेटा, एनालिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एवरी एस्पेक्ट। तो Xiaomi ने कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई उसने टेक्निक नहीं लगाई, ये तो एनालिटिकली थिंकिंग करा। एनालिटिकल थिंकिंग कैसे करा? उसने क्या पॉजिटिव देखा बाजार में? उसने देखा यार मार्केट बहुत बड़ा है, कस्टमर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, पर क्या नेगेटिव है बाजार में? ओप्पो और वीवो ने बाजार में बहुत गहरा अंदर पेनिट्रेट कर दिया, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचा, फिर उसने अपना पॉजिटिव नेगेटिव सोचा। उसने बोला यार मेरे पास मार्जिन अच्छा है, मैं 6,000 में बढ़िया मोबाइल दूंगा, ओप्पो जो 10,000 में दे रहा है। नेगेटिव जरूर यह है कि मैं मोबाइल को डीलर के थ्रू नहीं दूंगा, मैं ऑनलाइन बेचूंगा, इससे मेरा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन कम हो जाएगा और वो बेनिफिट में सीधे कस्टमर को पास ऑन करूंगा। ऐसा करके बेटा उसने अपने जितने रिसोर्सेस थे उसको एक्शन पे लगा दिया। तो बताओ, आज के एपिसोड में हमने एक डेफिनेशन और एक स्ट्रैटेजी समझ ली है। डेफिनेशन कौन सी? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की किसने दी? पीटर ड्रकर ने। उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रैटेजी इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, ये ट्रिक्स का डब्बा नहीं है, नीदर इट इज अ बंडल ऑफ टेक्निक्स। तो ये क्या है? तकनीकें भी नहीं है, इट इज एन एनालिटिकल थिंकिंग, प्लस और माइनस को समझना और एन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय पुटिंग रिसोर्सेज इनटू एक्शन। बोलो मंजूर है? तो और उसके साथ हम एग्जाम में सर Xiaomi लिखेंगे, 100% लिखना है।
सर क्या नाम लिखेंगे? अरे शॉमी लिख के लिखेंगे हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आम बच्चा ये लिख ही नहीं पाएगा क्योंकि मॉड्यूल में लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ तुम लिख पाओगे। यहां से वैल्यू में तुम क्रिएट करोगे एक अपलिफ्टमेंट, क्योंकि तुम्हारी कॉपी में अब आंसर ऐसा जाएगा, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? तुम बोलोगे अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर स्ट्रैटेजी इज, एक बार रिपीट करना बेटा, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, इट इज नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक्स, बट इट इज व्हाट इट इज, एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। अच्छा, फिर हम लिखेंगे स्ट्रैटेजी क्या करता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग कंडीशन एंड द डिजायर्ड कंडीशन, वर्तमान और अपेक्षित स्थिति के बीच में रिक्तता की पूर्ति कर देता है। bridges the gap between existing and the desired condition, and it is used when the organization objectives are very large, when the resources are very small, and when the environment is very hostile, then strategies are used. Example, Xiaomi is leading the market in 2019 with a market share of 28%. डेटा के साथ हम एग्जाम में लिखेंगे, and the credit goes to its marketing strategy, which is very popularly known as hunger marketing strategy. What is hunger marketing strategy? Creating need in the customer, making him emotional, उसको अंदर ऐसा कर दो कि यार मुझे तो ये चाहिए पर मिल ही नहीं रहा है, क्या करूं। Creating less of supply, more of demand, and then making him wait for the product for some time and then launching it into the market. भूख लगती ना बेटा, हर खाना अच्छा लगता कि नहीं लगता? भूख लगती फिर स्वाद नहीं मायने रखता, पेट मायने रखता है। वैसे ही तुमको भूख लग गई, रेडी में 6 की, फिर मैं कैसे भी तुमको दूंगा, तुमको अच्छा ही लगेगा। दिस स्ट्रैटेजी इज नोन एज हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, है ना। एक होती है स्ट्रैटेजी, एक होती है पॉलिसी। बचपन में मैंने सुना था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बट बेटा ईमानदारी अगर दिखानी है तो वहां पर श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम 1008 महाराज श्री राम, नियम कायदे कानून से चलने वाले। धोबी ने भी बोल दिया कि सीता मैया रावण के घर पे रहकर आई है तो उनको अग्नि परीक्षा देनी होगी, तो उनकी भी बात मान ली क्योंकि वो पॉलिसी से चलने वाले थे, नीतियों से चलने वाले थे। इसलिए बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुष के उत्तम 1008 महाराज श्री राम। पर आज का जमाना, माफ करना है, जय सिया राम का नहीं है बेटा, आज का जमाना श्री कृष्ण जी का है। रणनीति बनाना, एनवायरमेंट जब बहुत युद्ध भूमि जैसा महाभारत हर तरफ मची हो, खूनम खून लालम लाल, मार काट सब जगह हो, सब कंपनी अपने प्रॉफिट कमाने के लिए हर तरह की चीजें उतारने के लिए बाजार में तैयार हो, कस्टमर भ्रमित हो, उसे क्या करना क्या नहीं करना, तो विराट स्वरूप जो दिखाएगा श्री कृष्ण जैसा, वो स्ट्रैटेजी अपनाएगा। तो स्ट्रैटेजी अगर है, हम बोले श्री कृष्ण, तो पॉलिसी है श्री राम। और आज का जो दौर है बेटा घोर कलयुग का, वहां श्री राम तो थोड़ा कम ही चलेंगे, श्री कृष्ण ही चलेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण रणनीति बनाना जानते थे। ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर द वर्ल्ड हैज एवर सीन। और देखो 5000 साल पहले महाभारत में मैं पीटर ड्रकर की डेफिनेशन लगाता हूं, आपको आनंद आएगा। क्या महाभारत के जमाने में श्री कृष्ण जी ने भी 5 पांडवों से सामने 100 जो थे कौरव, उनको मात दिया? क्या उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे? ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। क्या लिमिटेड रिसोर्सेस थे? यस। क्या ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा था, गोल बहुत बड़ा था? यस। आयम्स के अंदर महाभारत और रामायण से स्ट्रैटेजी को कोरिलेट करते हैं। हम भी अपना एक विनम्र प्रयास करेंगे। क्या पांडव के पास और श्री कृष्ण जी के पास रिसोर्सेस कम थे? यस। क्या युद्ध बहुत बड़ा था जिसने जीतना नामुमकिन था उनके लिए? एनवायरमेंट बहुत हॉस्टाइल था, सारी दुनिया उनके विपरीत खड़ी हुई थी, रिसोर्सेस कम, ऑब्जेक्टिव बड़ा, डिजायर्ड कंडीशन एग्जिस्टिंग कंडीशन से जो डिजायर्ड कंडीशन है वहां पहुंचने की दूरी को कम करने के लिए श्री कृष्ण जी सारथी बने और उन्होंने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर भैया शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है, एनालिटिकल थिंकर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण जी एनालिटिकल थिंकर थे। पीटर ड्रकर ने डेफिनेशन अभी दी, 5000 साल पहले महाभारत में श्री कृष्ण जी कर चुके हैं। उन्होंने ट्रिक्स नहीं लगाई, उन्होंने टेक्निक नहीं लगाई, वो एनालिटिकल थिंकर थे, प्लस और माइनस समझते थे हर चीज का, और जितने भी रिसोर्सेस थे उनको उन्होंने एक्शन पे लगा दिया और असंभव सा प्रतीत होने वाला महाभारत का युद्ध भी जीत लिया। बोलो आया बेटा? तो 5000 साल पहले महाभारत से लेकर आज तक, वहां उस जमाने के नोकिया से लेकर श्योमी तक
हर जगह जब रिसोर्सेस कम होते हैं, ऑब्जेक्टिव बड़े होते हैं, एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता है और आप डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो एग्जिस्टिंग पोजीशन से, तो उस गैप को फिल करने के लिए जो करते हैं उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बोलो मंजूर बेटा। अब डिस्कस करते हैं अगला केस और फिर कंटेंट को मैं कोरिलेट करते हुए चलूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम्पल लेंगे या केवल कंटेंट लेंगे, एग्जाम्पल और स्टडीज को मिला के चलाएंगे। शुरू करें, आ जाओ। क्या देख रहे हो तुम स्क्रीन पर? मोटा भाई। मोटा भाई मतलब बड़े भाई, हाँ मोटा नहीं, ठीक है। जियो के मुकेश अंबानी, क्या गेम उन्होंने खेला, वो स्ट्रैटेजी आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। पहले स्क्रीन को छोड़ो, आओ कुछ बेसिक बात करते हैं। तुम्हारे मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज में अब कौन तीन बड़ी कंपनी बची हुई है? एक आइडिया और वोडाफोन, जो जानी दुश्मन थे फिर भी जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा करके दोनों ने मर्जर कर लिया, है ना, ठीक है। दूसरी कंपनी एयरटेल, तीसरी कंपनी जियो। बीएसएनएल का तो नाम ही खत्म हो गया। इन तीनों में नंबर 1 मार्केट शेयर पे कौन है? जियो। सेकंड पे कौन है? एयरटेल। और थर्ड पे कौन है? वोडाफोन आइडिया। बिल्कुल उल्टा बोला आपने। नंबर 1 पर अभी भी है वोडाफोन आइडिया, नंबर 2 पर है एयरटेल और नंबर 3 पर है जियो। पर भाई थर्ड पोजीशन पर जियो कैसे पहुंचा, इसका लॉजिक तो सुनो, इसकी स्ट्रैटेजी तो सुनो। क्या हम ये सब जानते हैं कि अभी तक की जितनी भी स्ट्रैटेजीज बन रही थी उनके लिए जो कंपनी पैसा चार्ज करती थी वो डेटा का पैसा नहीं, वॉइस का पैसा चार्ज करती थी। आपको अगर फोन लगाना है तो आपको पैसा किसके मुताबिक देना पड़ेगा? वॉइस कितनी देर आपने करा। पर जियो ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, उस स्ट्रैटेजी का नाम है बेटा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। बहुत ध्यान से सुनना, किताब में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का नाम नहीं, पर हम एग्जाम में जरूर लिखेंगे जिससे हमारी कॉपी डिफरेंशिएट हो जाए दूसरों से। रेड ओशन बच्चा वो जगह होती है जहां पर सभी कंपनियां एक दूसरे से भयंकर मार काट मचाकर, खूनम खून लालम लाल करके, प्रॉफिट मार्जिन खत्म करके, एक दूसरे का गला दबा दबा के खुद भी मर जाती है, दूसरे को भी मार देती है, कुछ कमाती नहीं है। परंतु इंटेलिजेंट जो होता है बिजनेसमैन, वो बोलता है मेरे को इस रेड ओशन में, इस लाल समुद्र में तो उतरना ही नहीं है। वो अपना एक अलग समुद्र तलाश लेता है, उस समुद्र का नाम होता है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन एक ऐसा ओशन होता है जिसमें कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जिसमें कस्टमर्स भी बहुत है, जिसके अंदर मार्जिन भी बड़ा तगड़ा है। मोटा भाई बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला तुम सब लोग बेच रहे हो, वॉइस का पैसा ले रहे हो, मैं वॉइस का पैसा लूंगा ही नहीं, जाओ तुम ये खेलो, मैं अपना एक नया खेल खेलूंगा। और उसने डेटा का पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया। ये रिलायंस के, जियो की, मुकेश अंबानी की ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी थी। सब लोग पैसा किसका चार्ज कर रहे थे? वॉइस का। इन्होंने पैसा किसका चार्ज करना शुरू करा? डेटा का। और डेटा इन्होंने फ्री में दे दिया। अब बोले फ्री में डेटा दे दिया, अब तुमको जितनी बात करनी है तुम बात करो। पर ऐसा मुकेश अंबानी ने किया कैसे? ऐसा करने से उनका मार्केट शेयर कैसे बना, कहां तक पहुंचे, आओ जरा देखते हैं। बहुत ध्यान से देखो बेटा। मोटा भाई ने ऑप्टिक फाइबर केबल का इस्तेमाल करा। टाइटल को पढ़े, इन्वेस्टमेंट ऑफ जियो इन ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी से बाहर निकल के ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में उतर गए। दुनिया घूम रही थी रेड ओशन में, ये पहुंच गए ब्लू ओशन में। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2.5 लाख किलोमीटर में, पूरे इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक, सब ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी। ऑप्टिक फाइबर केबल एक केबल होती है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है। 2.5 लाख किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दिया। और 1 किलोमीटर केबल बिछाने की कीमत आती है 1 करोड़ रुपए बच्चों। तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम उन्होंने पहले ही दिन कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि मोटा भाई के पास में बहुत पैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन तो धंधा करेंगे और अगर तुम हमको नहीं खिलाओगे तो खेल भी बिगाड़ेंगे। वो वेरी क्लियर थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। रिटर्न एंड बीईपी जियो का कैसे हुआ ये देखो बेटा। एक एक डेटा को आप चेक करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है। उन्होंने 8 सिम कार्ड फ्री दी एक आधार कार्ड पे। तुम एक आधार कार्ड मेरे पास लाओ लेकर, मैं तुमको 8 सिम कार्ड फ्री दे दूंगा। 8 सिम कार्ड फ्री देने से लोगों में, बहुत सारे लोगों के पास में जियो के फ्री सिम कार्ड्स आ गए। उन्होंने देखा कि भारत में 105 करोड़ यूजर्स हैं। आज से जब 2 साल पहले रिलायंस का जियो एंटर हुआ तब की बात कर रहा हूं, आज ये आंकड़ा और बढ़ चुका है।
105 करोड़ यूजर है जिसका 50% मार्केट शेयर भी मैंने ले लिया। भाई मुफ्त दे रहा हूं, भारत की जनता है, मुफ्त हर चीज चलती है यहां पर। तो 50% मार्केट शेयर लेके 52.5 करोड़ यूजर्स मेरे तैयार हो जाएंगे। सहमत हो? बहुत इंटेलिजेंट अप्रोच। 52.5 करोड़ यूजर से मैं हर यूजर से केवल चार्ज करूंगा 200 रुपया। ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर से सिर्फ 200 रुपए चार्ज करूंगा मैं, और ऐसा करके 10,500 करोड़ रुपए हर महीने कमाऊंगा। ये 10,500 करोड़ रुपए एक महीने में कमाऊंगा तो 12 महीने में 1.26 लाख करोड़ कमाऊंगा। पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा है बेटा, क्योंकि देखो अपन गणित वाले लोग हैं, अपन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, तो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। 1.26 लाख करोड़ रुपीस एक साल में कमा लिए, 2 साल के अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। ऐसा करके उन्होंने एक नया ओशन तैयार करा। अब वो जिस जगह पहुंच गए ना बेटा, वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग जगह पहुंच गए हैं कि अब वोडाफोन और आइडिया मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी पर आए ही नहीं है। ये तो मुकेश अंबानी ने पहले इस टेक्नोलॉजी को पकड़कर इससे बिजनेस शुरू कर दिया। एयरटेल अभी जरूर है, कॉम्पीट कर रहा है, पर धीरे 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 नोबडी कैन स्टॉप मुकेश अंबानी फ्रॉम टचिंग द टॉप लेवल इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी। मैंने तुमसे बात करी श्योमी की हंगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तुम्हारी भूख बढ़ाई, फिर मैंने तुमको प्रोडक्ट दे दिया, तुमने हाथों हाथ मेरा प्रोडक्ट ले लिया और 28% का मार्केट शेयर हो गया। इन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम में नाम के साथ लिखना है बेटा, इन्होंने नया समुद्र तलाशा, वहां पर एंटर कर गए और बिजनेस करने की डेफिनेशन ही बदल दी। एक बहुत अच्छा कुछ डेटा आपके सामने रखता हूं, आपको मजा आएगा। देखो आप इसके साथ चेक कीजिए, इसको देखते हैं अपन कि क्या इन्होंने करा। देखो बेटा, व्हाट डिड ही एक्चुअली डू। अब ये देखो मार्केट शेयर को अपन चेक करें, मार्केट शेयर को चेक करें बेटा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, यू वुड बी एबल टू सी इट क्लियरली। इफ यू कैन सी एयरटेल, एयरटेल का कितना मार्केट शेयर, 28% दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। येलो कलर से वोडाफोन और आइडिया का मार्केट शेयर कितना, 34%। स्टिल ऑन द नंबर 1 वोडाफोन एंड आइडिया, नंबर 2 एयरटेल 28%, बट नंबर 3 पर 27% ब्लू में जियो है। और फिर उसके बाद में ये BSNL आ जाता है 10% पे, और बाकी सब कंपनियां जो है वो सब 1% के अंदर आ जाती हैं। तो आप देखें ये लोग कैसे काम करते हैं बेटा, कैसे ये लोग इतने और अपन छोटी छोटी बातों में रोते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यार शॉमी हमारे सामने एग्जांपल है, हमारा नेता कैसा हो, शॉमी के जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोटा भाई का जैसा हो। इन्होंने तो सैचुरेटेड मार्केट जहां पर बिजनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वहां पहुंचकर नंबर 3 पोजीशन जियो और नंबर 1 पोजीशन पे शॉमी आया कि नहीं आया बेटा। तो तुमको मेरे को रोने का कारण कहां से मिलता है। कैसा भी मार्केट हो, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है, तुमको मुझको जीवन में कुछ बड़ा करना है, और ऐसे में हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन भले छोटी हो, डिजायर्ड कंडीशन बहुत बड़ी हो, तो इस गैप को ब्रिज करने का नाम ही तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज, बिग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो रास्ते पर हम चलते हैं उसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एग्जाम में हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, इट इज नॉट अ बंडल ऑफ टेक्निक, इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। और फिर कुछ और पॉइंट्स जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा, वो पॉइंट्स, व्हेन द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी बिग एंड ह्यूज, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, व्हेन द एनवायरनमेंट इज वेरी हॉस्टाइल, देन टू ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड द डिजायर्ड पोजीशन SM इज यूज्ड। सहमत हो। तो देखो ये काबिल तारीफ है, मतलब इसको केवल पढ़ाई की तरह मत लो, आप देखो ये लोग काम कैसे करते हैं, इट इज सिंपली स्टनिंग। आओ अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, और देखो एक छोटा सा वीडियो। पिछले 1 साल में रिलायंस जियो ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री डिसरप्ट करके रख दी है। हर 2-4 दिन में हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि इस कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान्स और कम कर दिए और किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी के शेयर्स बहुत बुरी तरह गिर गए। ऑब्वियसली जियो को एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है।
पर इन सब के बावजूद जियो इस डिसरप्टेड मार्केट में कैसे सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली है, आइए जानते हैं। एक बार किसी टेलीकॉम कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो उसकी रनिंग कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाती है। टेलीकॉम कंपनीज का मेजर रेवेन्यू डिपेंड करता है हम सबके दिए जाने वाले मंथली रिकरिंग पेमेंट्स पर, जिसे टेलीकॉम लैंग्वेज में ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं। मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा ARPU वोडाफोन का है जो कि 175 रुपीज है। वोडाफोन अपने हर यूजर से ऑन एन एवरेज 175 रुपीज कमाती है, बट क्योंकि जियो अपने टैरिफ प्लान्स में वॉइस के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहा है, इसलिए उनका मिनिमम ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ₹149 रहेगा, जो कि इस वक्त उनका मिनिमम मंथली बेस प्लान भी है। समझ में आया? 149 रुपीज क्या है? ये मिनिमम रेवेन्यू है जो जियो चार्ज करता है। वोडाफोन किस पर था? 175। देखना हाँ स्ट्रैटेजी कैसे उन्होंने जियो की स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो अपना ARPU 250 रुपए तक ले जा सकते हैं। जितने भी इस वक्त मार्केट में एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनकी 70% इनकम वॉइस कॉल से आती हैं, और वो कंपनीज बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने 70% को कॉम्प्रोमाइज कर सकें। जियो इसी चीज का फायदा उठाकर इन कंपनीज को इनकी खुद की गेम में हराना चाहता है। वो ऐसे कि इस समय इंडिया में लगभग 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें से 80% इंडिया ही इस वक्त मोबाइल फोन से कनेक्टेड है। बट इन 80% कनेक्शंस में से सिर्फ 34% पॉपुलेशन ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट चलाती है, और उनमें से भी सिर्फ 10% के करीब लोग 3G जैसी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप खुद एक टेलीकॉम कंपनी होते तो आप रियलाइज कर लेते कि वॉइस सेक्टर में अब कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली। जो अगला सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंटरनेट, बिकॉज अगर हमें आने वाले टाइम में एक रीजनेबल रेट पर अच्छी इंटरनेट स्पीड्स मिलती हैं, तो हम वॉइस कॉलिंग से शिफ्ट होकर VoIP कॉलिंग लाइक व्हाट्सएप कॉलिंग, स्काइप कॉलिंग करने लगेंगे, बिकॉज उसमें हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ नेटवर्क डिस्टर्बेंस जैसी चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मुकेश अंबानी एक बहुत सॉलिड बिजनेसमैन हैं। उन्होंने सही टाइम पे बिल्कुल सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अभी आने वाले कुछ सालों तक मे बी रिलायंस जियो कुछ खास पैसे ना कमाए, लेकिन इन्हीं सालों में वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे जो उनके कॉम्पिटिटर्स इस समय सपने में भी करने की नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि जियो ने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर डेवलप करा है। जियो कॉलिंग भी इसलिए फ्री दे पा रहा है बिकॉज वो कॉल इंटरनेट डेटा कंज्यूम करके की जाती है। वो एक लौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने 2.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की फाइबर ऑप्टिकल केबल इंडिया में बिछा दी है। इतनी ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा पाना कोई मजाक नहीं है। इस फाइबर ऑप्टिक पर उनकी तरफ से हर दिन काम चल रहा है, और इसी की बदौलत जब वो फ्यूचर में सब लोगों को मिनिमल कॉस्ट चार्ज करके इंटरनेट से जोड़ देंगे तो उनका कंपटीशन अपने आप ही यूजलेस हो जाएगा। मुकेश अंबानी का पूरा मास्टर प्लान वॉल्यूम पर टिका हुआ है। उन्हें किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैप्चर करके रखना है, जिसमें वो अभी तक तो कामयाब रहे हैं। तो क्या वो आगे भी इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? उनकी टेक्नोलॉजिकल बैकबोन और चीप डेटा प्राइसेस को देख के सही सवाल बनता है, क्यों नहीं? तो बोले बेटा कैसा स्ट्रैटेजिक गेम ये लोग खेलते हैं, ये हमको समझ में आ गया। आप देखो, अगर इस तरह के मार्केट्स में जहां पर कोई एंटर करने का सोच भी नहीं सकता, वहां जियो पहुंच के लीड करता है, और जबकि बड़ी बड़ी कंपनी BSNL और ये सब जो समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं हुई बेटा, उन सब में एक मेजर प्रॉब्लम था, दे डिड नॉट एडॉप्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सार समझ में आ जाए कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। अब आओ एक बार आंसर की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। एक तरफ मैंने स्ट्रैटेजी लिखा है, एक तरफ मैंने पॉलिसी लिखा है, ताकि आप कंपैरिजन करें और निर्णय लें। हाँ, अच्छे से सुनना। मैं 2-3 बेसिक चीजें बताता हूं, बताना ये पॉलिसी है कि स्ट्रैटेजी है।
जब आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाते हो तो आपका स्वागत होता है, आपको फूल माला पहनाई जाती है, तिलक कराया जाता है। और ये 5 स्टार होटल की पॉलिसी है कि स्ट्रैटेजी है? सोच कर बताना, पॉलिसी है कि स्ट्रैटेजी है? पॉलिसी है। अच्छा, जियो एक सिम कार्ड पर, सॉरी, एक आधार कार्ड पे 8 सिम कार्ड फ्री दे रहा है, ये पॉलिसी है कि स्ट्रैटेजी है? बहुत अच्छे। क्या डिफरेंस देखा तुमने? जो समय के साथ ना बदले वो पॉलिसी। भाई 5 स्टार होटल में जब भी चेक इन करेंगे वो अच्छा स्वागत करते हैं, बिल्कुल आरती वारती उतारते हैं। हमको लगता है इतना प्रेम तो घरवाली ने नहीं दिया, इतना प्रेम 5 स्टार होटल की रिसेप्शनिस्ट ने दे दिया। पर भाई साहब ये पॉलिसी उनको बगैर दिमाग लगाए इसको फॉलो करना है फॉर एवर। पर स्ट्रैटेजी तो परिस्थिति को देखकर बनाई जाती है, जैसे कि रिलायंस ने बनाई है। तो पॉइंट्स देखना शुरू करें बेटा। स्ट्रैटेजी बताती है हाउ टू गेट वेयर यू वांट टू गो। पहला पॉइंट देखें, रेड साइड का, वहां कैसे पहुंचना जहां आप पहुंचना चाहते हो। जबकि पॉलिसी गाइडलाइंस है, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं तो मैंने गाइडलाइन बना दी है। जैसे मैंने बोला आज नगद कल उधार, भाई साहब उधार मांगने आए हो कल आना, नगद है ब्याज दे दो। पॉलिसी गाइडलाइन है। जब मैं कोई निर्णय नहीं ले पाता हूं तो फिर मैं पॉलिसी बनाता हूं और आपको बोलता हूं कि साहब ये पॉलिसी है। भाई फीस जमा कर दी, बच्चे ने पढ़ाई कर ली, अब बोले 1 महीने बाद की फीस रिफंड करो, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे बेटा फीस इज नॉट रिफंडेबल। आपको बोलना होता तो आप 3 दिन में बोलते, 7 दिन में बोलते, आप 1 महीने बाद बोल रहे हो। तो हमने क्या करा, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो हमने क्या कर दिया, हमने उसको पॉलिसी बना दिया। समझ रहे हो बात को? दूसरा पॉइंट देखें ध्यान से बेटा। स्ट्रैटेजी बनाते समय आपको अपनी ताकत, स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट सबको देखना पड़ेगा। रिलायंस बहुत अच्छे से उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, वैसे ही शॉमी भी बहुत अच्छे से जानता था उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है। मेरा आप लोगों से पूछना है, आपने स्वॉट एनालिसिस किया क्या बेटा? व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस सर? स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तुम्हारी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ, तुम्हारी कमजोरी क्या है, वीकनेस, तुमको क्या अपने लिए अपॉर्चुनिटी लगती है वो बताओ, और तुमको किन बातों से डर लगता है, थ्रेट्स बताओ। तो सर इससे क्या करोगे? इससे मैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी केवल एक फ्रेमवर्क है। भाई हॉस्टल में हम रहते हैं, संडे को हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा बेटा, रात का खाना। ये दिख क्या है? पॉलिसी। क्योंकि क्या कर दिया, नियम बना दिया, संडे को हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा। ये क्या बन गई? ये बन गई पॉलिसी, केवल फ्रेमवर्क है। अच्छा ये बताओ, 3000 साल पहले पीछे चलते हैं और जाकर चेक करते हैं महाभारत में जो हुआ, रामायण में जो हुआ, उसको 2 मिनट के लिए चेक करते हैं। ये बताओ, लक्ष्मण जी ने सीता मैया के आजू बाजू लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि जंगल में राक्षस लोगों का भय है और श्री राम जो है वो अंदर जा चुके हैं जंगल में, और ऐसे में सीता मैया अकेली है। तो सीता मैया की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई, परंतु रावण एक भिक्षुक का भेष बनाकर आ गया और सीता मैया को बोला कि आप मुझे इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आके भिक्षा दो, मेरा अपमान है ये। और फिर सीता मैया बाहर आई और फिर रावण उठा के ले गया। हमने सबने सुना है। इससे एक पॉलिसी और एक स्ट्रैटेजी बता दो क्या है। लक्ष्मण रेखा जो बनाई है वो पॉलिसी की स्ट्रैटेजी, और रावण भिक्षुक का भेष बनाकर आया वो पॉलिसी की स्ट्रैटेजी बता दो, आप ऐसे ही समझ जाओगे। बोलो कौन क्या है? लक्ष्मण रेखा जो है वो पॉलिसी है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बोला कि इसके भीतर ही रहना, ये गाइडलाइन है, ये फ्रेमवर्क है, इससे बाहर मत जाना। परंतु रावण ने स्ट्रेंथ अपनी पहचानी कि मैं भेष बदल सकता हूं, सीता मैया की कमजोरी पहचानी कि वो भावुक महिला है, मैं बोलूंगा कि मेरा अपमान कर रही हो तुम, ऐसा उसने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अवसर देखा, कोई नहीं है, थ्रेट्स, राम जी जा चुके हैं जंगल में, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को लेकर सीता मैया का अपहरण कर लिया। बोलो स्ट्रैटेजी पॉलिसी का तोड़ है कि नहीं? कौन ऊपर है, पॉलिसी ऊपर है कि स्ट्रैटेजी ऊपर है? स्ट्रैटेजी, क्योंकि पॉलिसी बना रहे हो पर पॉलिसी को तोड़ कौन रहा है? स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छे। मॉड्यूल में डायरेक्टली तुमको इस तरह का डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं मिलेगा बेटा, वर्चुअल वाले बच्चे भी पॉलिसी स्ट्रैटेजी डिफरेंस नहीं मिलेगा, पर ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने अपने नोट्स के फ्रंट पेज पर इसको बना के रखा हुआ है कि पहले ही दिन क्लियर कर दो। और मॉड्यूल बड़ा नीरस से यार, पैराग्राफ के पैराग्राफ लगे हुए हैं। हमने अपने नोट्स में पिक्चर्स, कलर्स, डायग्राम्स, एग्जांपल, स्टोरीज, वर्कबुक स्टाइल में सब कुछ बना के रखा हुआ है। जैसे कुछ भी पढ़ाते समय नीचे नोट्स की जगह है, जैसे यहां पर स्ट्रैटेजी बोला तो उसके नीचे एग्जाम्पल की जगह है, वर्कबुक स्टाइल में उसे भरते जाओ और
पढ़ने वाली चीजों को हाईलाइट करके रखा है बेटा कलर्ड से, जो जो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को भी बॉक्स बना के निमोनिक्स बना के रखें, जिनसे आपको चीजें बेहतर याद हो जाती हैं। आगे बढ़े। अच्छा, तो मैं स्ट्रैटेजी क्यों बनाऊं? भाई साहब, स्ट्रैटेजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देगी। अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देगी, ठीक है, तो पॉलिसी क्यों बनाओ? पॉलिसी आपकी स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन देगी। ध्यान से सुनना, पॉलिसी आपकी स्ट्रैटेजी को डायरेक्शन देगी। जो आप पॉलिसी बनाते हो उससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार करता है, और स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती है। सर समझ नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन है, कौन किसको डायरेक्शन दे रहा है, क्या है? अच्छा, हॉस्टल में संडे को शाम का खाना नहीं देंगे, ये क्या है? पॉलिसी है। तुम इस पे बहस कर ही नहीं सकते हो। भाई साहब संडे नहीं देंगे, सर क्या, क्यों? ये फ्रेमवर्क है, ये गाइडलाइन है, बस नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। अच्छा तो सर क्यों नहीं देंगे? जाओ थोड़ा शहर घूमो, एंजॉय करो, एक दिन बाहर का फूड भी खाओ, स्ट्रीट फूड खाओ, तुम रोज दाल चावल सब्जी खा के बोर हो जाते हो। ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, परंतु इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। एक दिन जो हमारा कुक है, जो हमारा शेफ है, उसको भी आराम करने को मिल जाए, और दूसरा थोड़े पैसे बचते हो तो क्या बुराई है? तो ऊपर जो मुखौटा लगाया है वो पॉलिसी है, पर उसके पीछे जो दिमाग है वो स्ट्रैटेजी है। फीस रिफंड नहीं करना, ऊपर से जो मुखौटा लगाया वो पॉलिसी है, पर रिफंड क्यों नहीं करना, उसके पीछे जो है वो स्ट्रैटेजी है कि इतना पढ़ा दिया अभी कैसे रिफंड करें। बोलो आ रहा है समझ में? तो पॉलिसी किसको किसको डेवलप करने की तरफ जाती है? स्ट्रैटेजी को। पॉलिसी बोलती है कि मेस में एक दिन की छुट्टी करो संडे की, उससे क्या होता है? उससे स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी क्या बनती है कि हमारे मेस वाले को हमको इवनिंग ऑफ देने से पैसे की बचत होती, स्टूडेंट बाहर खाना खाने जाता, तो ऐसे में वो कॉस्ट सेविंग हो जाता। मतलब जो मुखौटा लगा है वो पॉलिसी है, और पॉलिसी के पीछे जो छुप के बैठी है आक्रमण करने के लिए, उसका नाम स्ट्रैटेजी है। बोलो समझ गए? तो दुनिया में जब भी कोई नियम कायदे कानून दिखे तो तुम बोलना ये पॉलिसी है, पर उन पॉलिसी के पीछे जो दिमाग है, एनालिटिकल थिंकिंग है, उसका नाम स्ट्रैटेजी है। पॉइंट समझ में आया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौन ऑर्गेनाइजेशन में हायर प्लेस पर है? चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी हायर प्लेस पर है यार। श्री कृष्ण जी अकेले, सामने पूरी फौज कौरवों की, और कौन कौन बेटा, भीष्म पितामह से लेते हुए तो सूर्यपुत्र कर्ण, और क्या क्या उनके सामने, पर श्री कृष्ण जी स्ट्रैटेजिस्ट थे, और स्ट्रैटेजी का दर्जा हायर है ऑर्गेनाइजेशन में, और पॉलिसी का दर्जा लोअर है। क्योंकि पॉलिसी बनाने वाला व्यक्ति क्या है? बोले ये तो एक्सप्लॉइट करता है लोगों को, पॉलिसी बनाता है, नियम बनाता है, कायदे कानून बनाता है, ये पॉलिसी वाले लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में नीचे रखा है। पर दिमाग लगाकर जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल तक पहुंचाए, एग्जिस्टिंग डिजायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर दे, वो व्यक्ति का नाम स्ट्रैटेजिस्ट है। बोलो मंजूर? अगला, स्ट्रैटेजी का जन्म हुआ है बेटा मिलिट्री से। मिलिट्री में से लोगों से बचना, लड़ना, मारना, दुश्मन से भिड़ना, ये मिलिट्री से बना है, इसलिए स्ट्रैटेजी का जन्म हुआ है मिलिट्री से। पर पॉलिसी तो सिविलियन टर्म है। दुकान पे जाते हो, भाई साहब हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है, हमको ये एचपी का पेन पसंद नहीं आ रहा है, ये रिटर्न कर दो। नहीं साहब, इट्स नॉट इन द पॉलिसी। सीधे बोलता है पॉलिसी, ऐसा तो बोलिए नॉट इन द स्ट्रैटेजी, वो बोलता है इट इज नॉट इन द पॉलिसी। तो पॉलिसी आम आदमी आपके मेरे जैसा इस्तेमाल करता है, ये पॉलिसी में नहीं है, वो पॉलिसी में नहीं है, पर मिलिट्री वाले लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। और लास्ट बेटा, पॉलिसी जो है वो एक बार का टिश्यू पेपर है, हाथ पोछो और उसके बाद में उस टिश्यू पेपर को फेंक दो। मतलब पॉलिसी नहीं, गलत बोल गया, स्ट्रैटेजी जो है वो एक बार का टिश्यू पेपर है। स्ट्रैटेजी एक बार का टिश्यू पेपर क्यों है? क्योंकि स्ट्रैटेजी एक बार का टिश्यू पेपर है, हाथ पोछो और फिर उसको फेंक दो। पर पॉलिसी जो है वो क्या है? वो हमेशा इस्तेमाल करने वाला रुमाल है। एक बार इस्तेमाल करो, फिर उसके बाद में उसे धो, और उसके बाद में फिर से इस्तेमाल करो, फिर से इस्तेमाल करो, फिर से इस्तेमाल करो, वो क्या है? पॉलिसी। पर एक बार उपयोग करके फेंक दो, उसका नाम है स्ट्रैटेजी। तो मैंने 6 पॉइंट बताए, तुम तो स्ट्रैटेजी पे ध्यान दो। मैं बोलता हूं बताना, मैं पॉलिसी बोलता हूं, तुम स्ट्रैटेजी बोलना। पॉलिसी गाइडलाइंस है डिसीजन मेकिंग के लिए, परंतु स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट टेल्स यू हाउ टू रीच वेयर यू वांट टू गो। क्या तुम सहमत हो? दूसरा, पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, ये करो वो ना करो,
पर स्ट्रैटेजी क्या है? स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को इवैल्यूएट करके करो। पॉलिसी जो है वो डायरेक्शन देती है, स्ट्रैटेजी को मुखौटा है, पर स्ट्रैटेजी किसको डायरेक्शन देता है? ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए पॉलिसी नीचे है, चौथा पॉइंट, पर स्ट्रैटेजी ऊपर है। बोलो सहमत हो? अच्छा, पॉलिसी बना है सिविलियन टर्म से, आम लोगों की शब्दावली है, जबकि स्ट्रैटेजी जो है वो मिलिट्री से बना हुआ है। और आखिरी बेटा, पॉलिसी जो है वो सिंगल यूज प्लान नहीं है, वो स्टैंडिंग प्लान है। ये मॉड्यूल के वर्ड से इस्तेमाल करना बेटा। स्टैंडिंग प्लान मतलब हमेशा पॉलिसी को यूज करो। तभी तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये तो पॉलिसी वो है जो हमेशा वैसी ही रहेगी। नाम है स्टैंडिंग प्लान, पर स्ट्रैटेजी टाइम टू टाइम चेंज करते, इसलिए नाम है सिंगल यूज प्लान। बोलो सहमत हो? तो चलो मेरे सवालों का जवाब दो। वापस से आता हूं, जियो की एक आधार कार्ड पे 8 सिम कार्ड देना पॉलिसी स्ट्रैटेजी है। इसीलिए तो आज जाओ तुम आधार कार्ड लेके, अब तुमको नहीं मिलेगा, चेंज हो गया। बोलो मंजूर है? इससे वो तो स्ट्रैटेजी है। Xiaomi ने बोला कि मैं तुमको Redmi A फ्लिपकार्ट पर 5,999 रुपए के अंदर दूंगा। ये Xiaomi की पॉलिसी की स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी। इसीलिए तो आप जाओगे तो अब नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया? तो अब हम इतने बुद्धिमान हो गए कि दुनिया में पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोलो बच्चों, सहमत हो? बहुत अच्छी बात है। आओ कुछ और बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखो कुछ बढ़िया चीज आपको दिखाता हूं, उसमें ढूंढते हैं हम क्या है। तो सारे पॉइंट्स बेटा मैं एक्सपेक्ट करूं आपको याद हो गए, पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का। अब मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जितनी भी ये सब कंपनीज है, दे आर ऑल इन लॉसेस। ऐसा कैसे यार? ये 8 कंपनी है जो आप रोज यूज करते हो, और ये 8 कंपनी लॉस के अंदर चल रही है। देख लो आप, ऑल इन लॉसेस ऑफ टोटल 30,000 करोड़, 37,000 करोड़। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जहां से आप मंगवाते हो, आपको लगता होगा वाह क्या कमा रही। मैं आपको डेटा दे रहा हूं बेटा, 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान है इन सबका क्यूमुलेटिव टोटल। अभी बैलेंस शीट दिखाता हूं इनकी मैं आपको। उसके बाद में बुक माई शो, जहां पर आप टिकट बुक करते हो फिल्म की, लॉस में है। उसके बाद में ओयो, जहां पर होटल में जाकर हम ठहरते हैं, ओयो रूम्स, लॉस में है। जोमैटो, जहां पर हमको इतने डिस्काउंट और ये सारी चीजें मिलती है, वो सारी चीजें देने के बाद कंपनी आज की तारीख में लॉस में। ओला, जो टैक्सी लेते हो आप और पहुंचते हो ताकि आपको खुद की गाड़ी का इस्तेमाल ना करने पड़े, लॉस में। मेक माई ट्रिप, छुट्टियों पर जाते हो, दीप कालरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए करा और वो इसको लेकर आए और कंपनी लॉस में। और लो साहब पेटीएम, कोई मान ही नहीं सकता कि जो रुपये पैसे का काम करती है उसी के रुपये पैसे के वांदे लगे हुए लॉस में। क्या नहीं जानना चाहेंगे कि ये कंपनी लॉस में क्यों है बेटा, और लॉस में आने के बावजूद भी ये क्यों चल रही है, और क्या कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब ये कंपनी प्रॉफिट में आएंगी? इट इज सो इंटरेस्टिंग। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर याद करवाऊं, बोले बेटा एग्जाम में आंसर लिख कर आओ, वो तो याद कर लिया हमने। अभी हमने स्ट्रेटेजी के 6 पॉइंट याद कर लिए, पॉलिसी के 6 पॉइंट हमको याद हो गए, हम एग्जाम में एज इट इज लिख कर आ जाएंगे, नंबर भी मिल जाएंगे। पर अच्छे एग्जाम्पल डालेंगे, अच्छा फैक्ट, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। और मजे की बात बता रहा हूं, एग्जामिनर को खुद को भी नहीं पता होगा। वो भी जब तुम्हारी कॉपी पढ़ेगा तो वो एक्साइटेड होगा कि वाह यार, ये 8 कंपनी लॉस में चल रही है, और लॉस में चलने के बावजूद भी ये कंपनी चली जा रही है। जरूर तो कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, कोई बहुत बड़ा गोल होगा, कोई उनका ऑब्जेक्टिव होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तभी तो लॉसेज हैं। पर वो एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड कंडीशन के गैप को फुलफिल करेंगी ओवर द टाइम और प्रॉफिट में जरूर आएंगी। क्या कोई बता सकता है वाई आर दे इन लॉसेस? तुम ये तो बता दोगे वाई आर दे आर इन लॉसेस, ये मेरे को पता है, पर ये नहीं बता पाओगे कि वाई आर दे स्टिल इन द मार्केट, उसके पीछे स्ट्रैटेजी है। अच्छा बताओ, क्या सबने डिस्काउंट दिए? क्या बताओ, फ्लिपकार्ट ने डिस्काउंट दिया? बोले बेटा हाँ।
सब ऑनलाइन पे आना चाहते हैं। आज ही की रिपोर्ट बोलती है 2022 में इंटरनेट यूजर्स, इंटरनेट का मार्केट 50% बढ़ जाएगा जितना आज है। ऑलरेडी आज जो है उसका 50% बढ़ जाएगा सिर्फ 2 साल के अंदर। सारा ऑफलाइन धंधा खत्म हो जाएगा, ऑनलाइन पर आ जाएंगे। बहुत अच्छे। और बोलो दोस्त, ऑफलाइन बिजनेस खत्म हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। और कुछ, इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो अभी तो इनकी हालत खराब है। यस, इनका ब्रेक इवन पॉइंट दूर है। इनको पता है कि सुबह होगी जरूर। अभी बस अपने को इस रात को संभालना है, सुबह होगी जरूर। बहुत अच्छे बेटा, बैठे, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, रात सबसे काली तब होती है जब सवेरा होने वाला हो। थोड़ा फिलोसॉफिकल बात मैंने बोल दी। रात सबसे काली तब होती है जब सवेरा होने वाला हो। अभी सबसे काली रात इन सब कंपनी की, क्योंकि ये लॉसेज में चल रहे हैं, इन्होंने भर भर के डिस्काउंट दिए। फ्लिपकार्ट डिस्काउंट, ओला, ओला ने फ्री राइड्स दी शुरुआत में, अभी भी बहुत इकोनॉमिकल है ओला। ओला ने क्या करा, ओला ने ड्राइवर्स को बोला कि चलो तुम हमारे साथ में जुड़ जाओ। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, बहुत डिटेल में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओला ने बोला ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़ जाओ। ड्राइवर को बोला तुमको मैं पैसा दूंगा, अच्छा पैसा दूंगा, तुम तो गाड़ियां खरीदो, गाड़ी के लोन की ईएमआई मैं भरूंगा। ड्राइवर्स ने उनके कहने पर गाड़ियां खरीद ली। ड्राइवर्स को पेमेंट भी बहुत अच्छा देते रहे, दिया भी, अभी भी दे रहे हैं, पर अब धीरे धीरे भविष्य देना कम कर देंगे। ड्राइवर उनको छोड़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि गाड़ी की ईएमआई कौन भर रहा है, ओला। मैं धीरे धीरे मार्जिन कम करना शुरू करूंगा। अभी न्यूज बोलती है कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो सबने अपने टैरिफ रेट्स बढ़ाने की बात कर ली। पढ़ी तुमने लेटेस्ट न्यूज? टैरिफ बढ़ाने की बात कर ली है, क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। ये तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था। तुम्हारे दांत में खून लगा के तुमको आकर्षित करना था। फिर तुम जब मेरे कस्टमर बन जाते तब मैं प्राइस को बढ़ा देता, तो तुमको मेरा प्रोडक्ट लेना पड़ता। ओ बुक माई शो, भरपूर डिस्काउंट दिए। कोई भी फिल्म रिलीज होती, बुक माई शो ने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। आप 200 रुपीज का डिस्काउंट ले लो, ये कर दो। सेम विथ मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप ने ऑनलाइन, सारी ऑनलाइन कंपनी है बेटा, ने हॉलीडेज पे डिस्काउंट दिए। ओयो रूम्स ने क्या करा, ओयो रूम्स ने होटल वालों को बोला तुम्हारी होटल नहीं चलती, हमको दे दो, हम उधर बड़ा बड़ा लगाएंगे ओयो। फिर ओयो लगाने के बाद में हम अपने दाम पे बेचेंगे। कभी कमरा 500 का बिका तो 500, 1000 का बिका तो 1000, 5000 का बेचा तो 5000। माथा देखकर तुम्हारे सर पे तिलक लगाएंगे। कंपनी जो होटल चलाती है वो नहीं स्वयं कर सकती, पर ओयो ने बोला हम माथा देख के तिलक लगाएंगे। शादी का सीजन होगा हम रेट बढ़ा देंगे, श्राद्ध का सीजन आएगा हम रेट कम कर देंगे। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमको तो हम तुम्हारे होटल को प्रॉफिट में ले आएंगे। और लीज रेंटल पर उनने होटल्स लेना शुरू कर दी, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी होटल लेना शुरू कर दिया। और ओयो बेटा, राजेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, ओयो ओयो रूम्स के मालिक रितेश अग्रवाल, उम्र 28 साल, नेटवर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए, और चाइना में भी अब एंटर कर रहे हैं। और आने वाले समय में बोले वर्ल्ड की नंबर 1 हम होटल कंपनी बनेंगे। क्या काम करते हैं यार, छोटे छोटी उम्र के लोग हैं बेटा। फ्लिपकार्ट, ओला, बुक माई शो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, जोमैटो, इनके सब टॉप मैनेजमेंट में जो देखोगे ना फाउंडर्स, तो मेरी उम्र ज्यादा है और इनकी उम्र मुझसे कम है, और ये आज अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। देखो यार कैसा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करा। जोमैटो ने क्या करा, तुमको आदत डाल दी तो हर चीज कूपन पे मंगवाने लगे, डिस्काउंट पे मंगवाने लगे, और तुम्हारी आदत खराब हो गई। अब तुम रेस्टोरेंट जाते ही नहीं हो, अब तुम हर चीज जोमैटो से मंगवाते हो, स्विगी से मंगवाते हो, और तुमको जब डिस्काउंट नहीं मिलते तो दूसरे के मोबाइल से लॉगिन करके करते हो। तुम्हारी पूरी आदत बिगाड़ दी है। अब मैं अगर डिस्काउंट नहीं भी दूंगा तो भी तुम ट्रैवल टाइम बचाने के लिए खाना मुझसे ही मंगाओगे। मेरा नाम है जोमैटो, मेरा नाम है स्विगी, और इसलिए अभी नुकसान में भी है तो चिंता नहीं, आगे तो प्रॉफिट में आएंगे ही आएंगे। पेटीएम, पूरी डेफिनेशन बदल दी। मोदी जी को तो पेटीएम अगरबत्ती लगाता होगा रोज कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम गए, तो दिस वाज द कंपनी विच इमर्ज्ड एज अ विनर। क्या तुम सहमत हो? इन सब कंपनी ने, वापस से डेफिनेशन से कोरिलेट करता हूं, कोई ट्रिक्स नहीं लगाई, कोई टेक्निक नहीं लगाई, एनालिटिकली सोचा और अपने जितने रिसोर्सेस थे उनको एक्शन पे लगा दिया। इन्होंने बड़े गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाए, एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड कंडीशन के बीच में गैप को फुलफिल करा, और इसीलिए उन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करा। 6 पॉइंट वापस टच करता हूं, ध्यान से सुनना बच्ची। 6 पॉइंट, हेलो बेटा, 6 पॉइंट। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट,
क्या स्ट्रैटेजी ने बताया कहां पहुंचना है, जहां पहुंचना चाहते हो? यस। दूसरा पॉइंट, क्या स्ट्रैटेजी ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वॉट एनालिसिस करा? करा। तीसरा पॉइंट, क्या स्ट्रैटेजी ने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दी? चौथा पॉइंट, क्या स्ट्रैटेजी ने मिलिट्री जैसा यहां पर वॉर स्ट्रैटेजीज बनाई? बिल्कुल बनाई। क्या स्ट्रैटेजी जो बनाई वो हमेशा एक जैसी रहेंगी कि बार बार चेंज होंगी? चेंज होंगी। इट इज अ सिंगल यूज प्लान। और इन्होंने इसलिए करा ना बेटा, क्योंकि एनवायरमेंट बहुत हॉस्टाइल था और कंपटीशन बहुत टफ था, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े थे। क्या करते बेटा? दे हैड नो चॉइस बट टू अडॉप्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, आपको दैनिक भास्कर की एक न्यूज दिखाता हूं, आपको जानकर लगेगा बाय गॉड, रोज हमारे काम आने वाली, देखो बच्चों, रोज हमारे काम आने वाली ये 8 कंपनियां 37,000 करोड़ के घाटे में है। 37,000 करोड़ रुपीस ऑफ लॉसेस, जो मैंने अभी आपको बताया। और सबके पीछे के रीजंस हैं। आप देखो, ओयो ने 4 इयर्स में 1367 टाइम्स उनके लॉसेस बढ़ गए। फ्लिपकार्ट 4 इयर्स में 3 टाइम्स उनके रेवेन्यू बढ़े, परंतु लॉसेस उससे ज्यादा बढ़े। ओला का रेवेन्यू 36 टाइम्स बढ़ा, पर उनके लॉसेस 193 टाइम्स बढ़े। इसके बावजूद भी ये सारी कंपनी अभी वेट कर रही है, पूरी तरह से जब डिजिटल इकोनॉमी आ जाएगी, कैशलेस काम होना शुरू हो जाएगा। और इनको घबराओ मत, इनको फंडिंग करने वाले बहुत लोग मिल गए बेटा, आप डरो मत। इनके पीछे बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर है, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, नारायण मूर्ति और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इन कंपनी में पैसा डाल दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कंपनी बहुत जबरदस्त है और इसमें प्राइवेट इक्विटी ले ली, इसमें शेयर होल्डिंग करना शुरू कर दिए। क्यों 37,000 करोड़ रुपीस के लॉस वाली कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग करेगा? इसलिए कि वो जानते हैं कि अभी लॉस है, आगे लॉस नहीं होगा, आगे तो वो प्रॉफिट में आएंगी ही आएंगी। बोलो मंजूर? तो इसी तरह अपन जब आगे बढ़ते रहेंगे बेटा, तो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन करेंगे, और ताकि कोरिलेट करके पढ़ाई कर सकें। एक तरफ हमें आंसर याद होते जाएंगे, दूसरी तरफ हमारे केसेस चलते जाएंगे जिनको हम एग्जाम में लिखेंगे बच्चों, और फिर इससे हमारा एग्जाम में मार्क्स भी डेफिनेटली बड़ा होगा। देखो, इस तरह से जैसे मैंने आपसे बात करी ना बेटा, एक आपको मैं शेयर करता हूं हमारे पढ़ने का पैटर्न क्या होगा। देखो, ये मैंने बोला हमारा स्ट्रैटेजी पॉलिसी का डिफरेंस, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी आया जो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी जो है वो वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी, देखना समअप करता हूं छोटा सा। वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी, दुश्मनों से लड़ना बचना। हॉस्टाइल एनवायरमेंट, वर्ड दिख रहा है बेटा, हॉस्टाइल एनवायरमेंट। फिर उसके बाद ये मिशन को बनाने का नाम है, स्ट्रैटेजी मिशन को बनाने का नाम है, देख रहे हैं आप? ये गोल्स को पूरा करता है, ये एक प्रकार का गेम प्लान है जो बोल्ड और अंडरलाइन करा हुआ है। देखो बेटा, ये मॉड्यूल का ही कंटेंट है जिसको हाईलाइट कर दिया अपन ने। फिर बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट होता है इससे, और लॉन्ग रेंज में हमारा डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन बनता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रैटेजी इज नो सब्सटीट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजी कोई सब्सटीट्यूट है साउंड अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का, तो हम बोलेंगे नहीं, स्ट्रैटेजी कोई सब्सटीट्यूट थोड़ी है। आप मैनेजमेंट को हटा दो और स्ट्रैटेजी लगा दो, नहीं, स्ट्रैटेजी इज अ सपोर्ट। कोई मैनेजमेंट जो साउंड है, अलर्ट है, रिस्पॉन्सिबल, उसका सपोर्ट है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड प्लान है, और यहां पर हमारी एग्जाम्पल की जगह आएगी। तो हम एक तरफ पे एग्जाम्पल में लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल शॉमी, तो उसके आगे लिखेंगे हंगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर दूसरा पॉइंट अपन बनाएंगे इसके नीचे जियो, तो लिखेंगे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। फिर हम तीसरा पॉइंट बनाएंगे 8 ऑनलाइन कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, ओला, ओयो रूम, जोमैटो और ये सारा, तो उसके आगे लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्रैटेजी, वेटिंग फॉर ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्रैटेजी। तो ऐसा सब हम कोरिलेट करके उसको जमा कर देंगे। बोलो बेटा, क्या यहां तक आप सहमत हो? क्या हम अपनी आज की यात्रा यहां पर रोकें दोस्तों? फिर अगले एपिसोड में हम यहां से गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, है ना? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चा, गॉड ब्लेस।